सियासत है तो खबरें हैं और जहां खबरें हैं वहां भी सियासत है। नमस्कार, मैं हूं पुनीत और बात करेंगे आज प्रदेश से जुड़ी दिन भर की उन बड़ी खबरों की जो सियासी चाशनी में खुली हैं, जिन पर पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। तो चलिए इन्हीं पर आज होगा आमने सामने। शुरू करते हैं आमने सामने। दमोह के दंगल में पिछड़ेपन का मुद्दा गूंजेगा। पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि नीति आयोग की रिपोर्ट में दमोह को पिछड़ा बताया गया था। रोजगार, स्वास्थ्य और शिक्षा के मामले में इस रिपोर्ट में दमोह को पिछड़ा बताया गया था। रिपोर्ट में ग्रामीण इलाकों में पिछड़ेपन का सबसे ज्यादा जिक्र है। इसका जिक्र है बीजेपी के खिलाफ नीति आयोग के रिपोर्ट को कांग्रेस चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाएगी। वहीं कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि बीते कुछ सालों में दमोह में तेजी के साथ विकास हुआ है। सीएम शिवराज ने दमोह को मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है। कई करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन हुआ है। प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि दमोह उपचुनाव में विकास ही बीजेपी का चुनावी मुद्दा होगा। जयंत मलैया बड़े सीनियर लीडर हैं। उनकी पत्नी, उनका बेटा सब बड़े समझदार हैं। वो लॉलीपॉप में आने वाले नहीं हैं कि छोटे से भाजपा के पौधे को सींच के जयंत मलैया जैसे लोगों ने वट वृक्ष बनाया, आज उनको दूध में मक्खी निकाल के फेंकते हैं। ऐसा बाहर फेंक दिया है। मन के किसी कोने में एक टीस जरूर रहती है। उस टीस का खामियाजा इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भोगना पड़ेगा। उपचुनाव है। उपचुनाव में सब पार्टियां इलेक्शन लड़ेंगी, अपनी अपनी बात जनता के सामने रखेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास का काम किया है, एक साल में जितनी उपलब्धियां हैं, चाहे किसानों के लिए, चाहे हमारे युवाओं के लिए, चाहे हमारी बहनों के लिए हों, हर वर्ग के लिए काम किया है। और उन सब बातों के लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। तो सुना आपने। मुद्दे जो हैं कई सारे कांग्रेस के तर्कश में कई सारे तीर हैं, जिसमें से एक तीर पहले ये कहा जा चुका है कि बीजेपी के कई नेता जो हैं वो हमारे संपर्क में हैं और देखिए आगे देखिए होता है क्या। तो बीजेपी कह रही है कि देख अभी तो कांग्रेस जानती ही नहीं है कि कितने लोग पाला बदल देंगे, उनको भी ये पता नहीं चलेगा और गिनते गिनते थक जाएंगे। दूसरी तरफ जयंत मलैया का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है कि उनकी नाराज़गी बनी हुई है क्योंकि राहुल लोधी को यहाँ से अपना उम्मीदवार बीजेपी ने बना लिया है। राहुल लोधी ने ये सीट खाली की थी और उन्हीं को उम्मीदवार बना दिया है, जो कि कांग्रेस से थे पहले। अब अजय टंडन का मुकाबला राहुल लोधी से यहाँ पर चूंकि होने जा रहा है, तो एक और मुद्दा कांग्रेस के हाथ लगा है और वो मुद्दा है पिछड़ेपन का। नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, इसमें दमोह की स्थिति पूरे देश में दमोह उन चुनिंदा जगहों में से है जहां पर पिछड़ापन बहुत ज़्यादा है, ये नीति आयोग की रिपोर्ट में। और इसी रिपोर्ट का जिक्र कांग्रेस कर रही है और कह रही है कि पिछड़ापन हमारी तरफ से मुद्दा बनाया जाएगा क्योंकि दमोह का विकास हुआ ही नहीं है और यही हमारा मुद्दा रहने वाला है कि दमोह को पिछड़ा रहने दिया गया, पीछे रहने दिया गया। और अब तक जो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार रही है, इस सब के बावजूद भी दमोह का पिछड़ापन दूर नहीं हुआ। और ये हम नहीं बल्कि नीति आयोग की जब रिपोर्ट बता रही है तो हम यही मुद्दा इस चुनाव में उठाने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीजेपी की, तो बीजेपी का दावा है कि ये बातें पुरानी हो गई हैं। नीति आयोग की रिपोर्ट भले ही कुछ भी करी हो, लेकिन दमोह में विकास के काम हुए हैं। मेडिकल कॉलेज की सौगात मुख्यमंत्री ने दी है और इसके साथ ही प्रभुराम चौधरी को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा है कि हम विकास को ही मुद्दा बनाएंगे। जिस तरीके से बीजेपी ने विकास किया है तो वही एक मुद्दा रहेगा। भूमि पूजन के कई कार्यक्रम हुए हैं। तो दमोह में जो दंगल होने जा रहा है, उपचुनाव का जो रण होने जा रहा है, इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हैं और ग्रामीण इलाकों में जो पिछड़ापन है, इसको कांग्रेस मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि यहाँ का मुख्य मुद्दा यही है और इसी पर बीजेपी को घेरने का वो काम करेंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पिछड़ापन नहीं, हमारा मुद्दा विकास का मुद्दा होगा। हमने जो काम किए हैं वो हम गिनाएंगे और बताएंगे कि हमारी पार्टी ने कितना विकास किया है। लेकिन कांग्रेस का कुछ और ही इस मामले में कहना है।
वार पलटवार, दमोह में 17 अप्रैल को मतदान होना है और उसके पहले दोनों ही दलों में वार पलटवार हो रहा है। आशीष अग्रवाल साहब बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष जी, दमोह का जो उपचुनाव होने जा रहा है काफी महत्वपूर्ण है, बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि पिछड़ापन जो नीति आयोग की रिपोर्ट ने बताया है, हम उसको मुद्दा बनाएंगे और बताएंगे कि कितना पिछड़ापन रह गया जबकि इतने साल तक बीजेपी की सरकार थी। देखिए, एक तो पुनीत जी, विकासवाद की राजनीति कांग्रेस की घरेलू पिच नहीं है। कांग्रेस तो सिर्फ जातिवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी जब भी जाती है तो हर चुनाव में अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाती है कि पूर्व में किए गए वादों को कितना हमने पूरा किया और भविष्य को लेके अपनी क्या योजना है। तो मैं स्वागत करता हूं कांग्रेसी मित्रों का, अगर वो विकास के विषयों पे चुनाव लड़ेंगे तो सन 2003 से 2020 तक की पूरी कहानी जनता के सामने रखी जाएगी। उसमें वो 15 माह का काला शासन भी आएगा जब वादा खिलाफी थी, भ्रष्टाचार था और जनता की अवहेलना थी। तो मुझे लगता है कि दमोह की जनता पर्याप्त इतनी समझदारी रखती है कि विकास के विषय पर मत किसको देना है उसको। लेकिन नीति आयोग की रिपोर्ट तो बता रही है कि दमोह पिछड़ा है। आशीष जी, उसको कैसे आप जनता के मन में ये बताएंगे कि हमने विकास किया है? रिपोर्ट तो कुछ और ही बता रही है। पुनीत जी, देखिए, विकास की अवधारणा इससे नहीं है कि आप कहां पर हैं, अपितु आपने कहां से प्रारंभ किया था। इट इज इन रिलेटिव टर्म्स। तो 2003 से 2020 में दमोह कहां पहुंचा है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो या दूसरे मापदंडों पे, उसको जनता के सामने रखा जाएगा। ठीक है, कांग्रेस से कुणाल चौधरी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि दमोह के उपचुनाव में हम पिछड़ेपन को मुद्दा बनाएंगे और नीति आयोग की रिपोर्ट का भी आप लोग हवाला दे रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आपका स्वागत है, हम भी गिनाएंगे हमने कितना विकास के काम किए हैं। बिल्कुल स्पष्ट है, दमोह की जो स्थितियां, जिस प्रकार से पूरे बुंदेलखंड की स्थितियां है, इनके ऊपर चर्चा होना चाहिए कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश के 15 साल की इनकी सरकार ने उस दमोह को पिछड़ापन का इतना बड़ा इलाका बना दिया, जबकि माननीय राहुल गांधी जी ने इस दमोह के और पूरे बुंदेलखंड के लिए जो 7600 करोड़ का पैकेज दिया था, उसमें भी जितनी बड़ी लूट सके तो लूट योजना भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है कि इस पे स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि उस 76,000 करोड़ से जो विकास होना था, जो पानी के साधन संसाधन बनने थे, जो इस तरफ शिक्षा के प्रति, दूसरी चीजों के प्रति काम होने थे, सरकार की एजेंसी ने उसे बड़ी लूट करी। कई तो वो चीजें निकली कि एक के नाम पे पैसे निकाले की तालाब बनाया, अगली बार इसलिए कि उसकी मछलियां खराब हो गई उसके नाम पे उस तालाब को खत्म कर दिया। ना तो तालाब खोदा गया, ना बनाया गया। स्पष्ट रूप से यही कहीं ना कहीं जनता के साथ धोखा करने का काम। कुणाल जी, बीजेपी ये भी कह रही है, आशीष जी जुड़े हुए हैं, वो ये भी बता रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई कहां से विकास की अवधारणा क्या है, विकास ये भी तो देखना पड़ेगा कि हम कहां से शुरू हुए थे और कहां पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल देखना ही पड़ेगा ना कि कहां से शुरू हुए, 15 साल में अब तक करा क्या, इस बात को देखना पड़ेगी। 15 साल 16 साल की सरकार अगर उसका हिसाब नहीं दे पा रही 15-16 साल में कि हमने कहाँ खड़े थे, कहाँ करे, जो 76,000 करोड़ का पैकेज उस बुंदेलखंड पैकेज के अंदर आया, उसका कहाँ बंदरबाट करने का काम करा, जो राहुल जी ने इसी सोच के साथ कि वहां पे पानी के साधन होंगे, संसाधन होंगे और आगे कहीं ना कहीं खेती की जगह बेहतर बनेगी और बेहतर रूप से दमोह का विकास होगा, क्योंकि कहीं ना इनके मंत्री वहां पे रहे, जो जैन साहब थे इतने साल वहां मंत्री रहे, क्या इन्होंने विकास किया और जिस प्रकार की स्थिति परिस्थितियां बिगाड़ी है वो देख सकते हैं। आप आशीष शर्मा जी से ही पूछ लो, अभी पीडब्ल्यूडी की कितनी रोडें मिली इनको, ये 2-2 बार से विधायक है, अभी कितनी रोडें इनको मिली, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में विकास के नाम पे सिर्फ झूठ बोलने का काम करते हैं। आशीष जी, ये कहा जा रहा है बुंदेलखंड के विकास के लिए पैकेज भी दिया गया, क्या हुआ? आपके तो मंत्री भी थे मलैया साहब, तब भी उसके बावजूद विकास नहीं हुआ। पुनीत जी, देखिए, सबसे पहले तो ये लोकतंत्र है और जनता यहाँ पे जनार्दन होती है, फैसला कर देती है कि कौन झूठ बोलता है कौन सच। तो पिछले 15 सालों से, बल्कि मैं तो कहूंगा कि ये चौथे भी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को ही मत प्रतिशत अलग ज्यादा मिला और इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी जो पिछला चुनाव जो भी इन्होंने एक तीसरे कैंडिडेट के भरोसे जीता, वो भी 700 वोटों से हार पाए। तो स्पष्ट है कि जनता ने ये तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने इस क्षेत्र में उचित विकास किया है। देखिए, 2003 में एक नारा हुआ करता था, चारों ओर अंधेरा है और चौकीदार लुटेरा है। लेकिन आशीष जी 2003 को याद कब तक, आशीष जी 2003 को कब तक याद करते रहेंगे जब हम 2021 में रहेंगे?
याद नहीं करते रहेंगे। याद तो हम 15 महीने को भी नहीं करना चाहते, जहां पे वादा खिलाफी थी, भ्रष्टाचार था और कुछ नहीं था। विषय ये है कि जब जब आप हमारा रिपोर्ट कार्ड पूछेंगे तो कहां से हमने प्रारंभ किया इसका तो हम उत्तर देंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता आप हमसे हिसाब किताब भी पूछें और फिर हमें बताने भी नहीं दें। तो कुल मिला के इतने जिम्मेदार चैनल पर मेरे प्रिय मित्र कुणाल चौधरी जी जो जिस तरीके की गैर तथ्यात्मक और बिना किसी तर्क के जो बातें रख रहे थे, झूठ कहने से काम नहीं चलता। चलिए, दमों के दंगल में अब पता चलेगा कि कौन झूठा कौन सच्चा, किसने विकास किया। और के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है और बीते 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 2419 मामले सामने आए हैं, जो कि मध्य प्रदेश से भी ज्यादा है। 14 लोगों की इसमें मौत हो गई है। बढ़ते आंकड़ों ने सरकार की नींद उड़ाकर रख दी है। सीएम भूपेश बघेल के निर्देश हैं कि प्रदेश के सभी जिलों में धारा 144 लागू कर दी जाए, तो धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बताएं कि वर्तमान में राज्य में 13,318 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक मिल चुके हैं। वहीं अब तक प्रदेश में 3,32,113 लोग संक्रमित हुए जब से कोरोना की शुरुआत हुई है तब से। वहीं राज्य में कोरोना से अब तक 4,026 लोगों की जान गई है। होली के त्योहार में भले ही रंग में भंग पड़ गया, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए सरकार की सख्ती अब नजर आई है। यदि मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान ने भी सख्ती दिखाई है और प्रदेश के 7 जिलों में शनिवार रात 9 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लगाया है और एहतियात में कई जिलों में कलेक्टर ने धारा 144 भी लागू कर दी है। देखिए, कोरोना के बढ़ते हुए प्रकोप को लेकर सरकार बहुत ज़्यादा गंभीर है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू किया गया है। लोगों से अपेक्षा है कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करें, 5 से अधिक लोग एक जगह न एकत्रित, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, शादी ब्याह मृत्यु जैसे अवसरों पे 50 से अधिक लोग न एकत्रित हों। कोशिश किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए, मास्क का उपयोग किया जाए, सैनिटाइजर का उपयोग किया जाए। सरकार ने जो ये गाइडलाइन जारी की है कोरोना की, उसका हम सभी को बड़ी कड़ाई से पालन करना होगा, क्योंकि ये एक ऐसी महामारी है जिसके लिए सरकार के द्वारा जारी किए गए गाइडलाइन से ज़्यादा आवश्यक है कि सेल्फ गाइडलाइन हम सब बनाएं और कोरोना के सारे नियमों का कड़ाई से पालन करें, ताकि जो स्थिति भयावह होती जा रही है उस पर काबू लगाया जा सके। देखिए, केवल आदेश जारी कर देने से कुछ होता नहीं है, जमीनी स्तर पर खड़े होकर के काम करना पड़ता है। यूं तो धारा 144 लग चुकी है, लेकिन इसका पालन कहां कहां हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, इसकी मॉनिटरिंग अभी तक सख्ती से नहीं हो पा रही है। और इधर दूसरी तरफ कोरोना की विपत्ति को देखते हुए जिला प्रशासन ने होली और सार्वजनिक होलिका दहन पर सख्ती दिखाई है और ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाने का फैसला लिया। इसके साथ ही सबसे तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए जिले में रात 9 बजे से ही कर्फ्यू भी लगाने का फैसला लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी महासचिव और मध्य प्रदेश का कद्दावर नेता माने जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट किया और जिला प्रशासन के इस फैसले पर सीधे आपत्ति जता दी। उन्होंने होलिका दहन रोकने को अनुचित बताया और इसे आपत्तिजनक फैसला बताया और कहा कि प्रशासन को इस फैसले पर फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे जनता की धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। और इसी के साथ आमने सामने इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक